बार देख रही हूँ लड़की की शादी में परिवार वाले आंसू तक नहीं बहा रहे हैं, उल्टा हंस रहे हैं। माँ, आजकल मॉडर्न जमाना आ गया है। लड़की इतना महंगा मेकअप करवा कर रोएगी धोएगी तो मेकअप खराब नहीं हो जाएगा। और उसके परिवार वाले रील्स का जमाना है, इसलिए नहीं रोना चाहते होंगे। जा मेरी बेटी, अब जाकर अपने ससुराल वालों को जाकर टैलेंट दिखा अपना। और हाँ, कुछ भी हो जमे रहना ससुराल में, ये नहीं कि जरा सी बात पर लड़कर वापस आ गई। डोंट वरी मम्मी, वहाँ हर तरफ मैं ही छाई रहूंगी। निधि ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। फिर अगले दिन, माँ जी आज मैं रसोई में आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। कमाल हो भाभी, आप पहली औरत हो जो रसोई में जाने में एक्साइटेड है। लगता है बहू तू खाना अच्छा बना लेती होगी। माँ जी अब इस बारे में क्या ही बताऊं, मेरे घर वाले तो कहते थे कि मैं कुकिंग शो में चली जाऊं। अच्छा, फिर तो मैं अपनी पड़ोसन कमला को बुला लेती हूँ। और बहू तू जाकर खाने की तैयारी कर। जी माँ जी। अब निधि रसोई में जाकर खाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद ही वो खाना बनाकर तैयार कर लेती है। लो बन गया नीम और आलू का मिक्स पराठा और नीम का रायता। वाह वाह क्या खुशबू आ रही है। अब सबको पता चलेगा कि मैं कितनी ऑर्गेनिक चीजें डालकर खाना बनाती हूँ। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। अरे बाप रे बाप, लगता है आलू की खेती किसी नीम के पास हुई थी। इस आलू के पराठे में कितनी कड़वाहट है। फिर इस बूंदी के रायते का क्या, ये दही भी क्या नीम के पेड़ के नीचे रखकर जमाया था जो इसमें इतनी कड़वाहट है। होता है, जब किसी को नॉर्मल खाने से कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए तो ऐसा ही रिएक्शन होता है। वैसे मैंने आज पराठे में और रायते में नीम डालकर बनाया है। तुम पागल हो क्या? अब खाने में नीम का इस्तेमाल कौन करता है? तुम्हें पता नहीं है नीम सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। इससे हमारी बीमारियां दूर भाग जाती हैं। रहने दो, तुम नहीं खाना हमें नीम वाला खाना। मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। कमला आंटी भी बेचारी कैसे मुंह बना रही है। कुछ देर बाद बाहर से खाना आ जाता है। लो निधि, ये समोसे जल्दी से परोस दो और ब्रेड पकौड़े भी है चटनी के साथ, सबको परोस दो। लो, अब सब्जी सूखा कैसे खाएंगे? एक काम करती हूँ, चटनी बना देती हूँ झट से इसके साथ, वो भी नीम की। सबको मजा आ जाएगा। कुछ देर बाद नीम की चटनी के साथ वो सबको ब्रेड पकौड़े और समोसे परोसती है। मैं अच्छे से जानती हूँ गायत्री, तू मुझे इसलिए बार बार नीम खिला रही है ना, क्योंकि मैंने तुझे अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाया था। ये तू कैसी बातें कर रही है? ये सब मैंने तेरे लिए तो मंगवाया था कि तू खाली पेट यहाँ से ना जाए। अरे तो तू हमें बार बार ये नीम की रसोई क्यों खिला रही है? ये तेरी बहू है तो तू ही खा इसके हाथ की ये नीम की रसोई। हमने कौन सा पाप किया है, हम क्यों खाएं ये? वो वहाँ से चली जाती है। शाम को टीवी देख रहा उसका ससुर निधि को आवाज देता है। हे राम बहू, कम से कम इस चाय को तो छोड़ देती। तूने तो इसका भी क्रियाक्रम कर डाला। अरे गायत्री, कहाँ से उठा लाई ये नीम वाली बहू? जा, अब तू ही मेरे लिए चाय बना कर ले आ। गायत्री जाकर चाय बनाने लगती है, लेकिन वो अपनी बहू के इस नीम वाली रसोई से परेशान हो जाती है। फिर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आज मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगी, ना तो रहेगा नीम और ना बनेगी फिर नीम की रसोई। रातों रात ही गायत्री उस नीम के पेड़ को हटा देती है। अगले दिन, क्या हुआ बहू, अभी तक तेरा नाश्ता नहीं बना? जल्दी जल्दी ला। बस ले आई माँ जी। सब लोग सच में कितने दीवाने हैं मेरे खाने के। माँ ठीक ही कहती थी कि मायके वालों को तो सुख दे दिया, अब थोड़ा ससुराल वालों को भी नीम की रसोई का सुख चखा दूं। कुछ देर बाद निधि पकौड़े लेकर बाहर आती है। ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े, अब जल्दी से खा लीजिए। वाओ भाभी, आज तो मजा आ जाएगा। पता है मेरा पकौड़े खाने का कितना मन था। थैंक यू सो मच। अरे आराम से, पकौड़े गर्म है, कहीं हाथ न जल जाए। सब दीवाने हुए पड़े हैं मेरे खाने के। ये देखो, इसको कितने अच्छे लगे ये नीम के पकौड़े। क्या, नीम के पकौड़े? हाँ, नीम के पकौड़े। लेकिन बहू, नीम का पौधा तो रात की आंधी में उखड़ गया, फिर तू ये नीम कहाँ से ले आई? वही तो, जैसे मैंने ये नीम का पौधा आंगन में नहीं देखा तो मैं तो परेशान हो गई और झट से बाजार से नया पौधा ले आई। मैंने ठीक किया ना माँ जी? क्या ठाक ठीक किया? मेरा मतलब है वो आंगन वाला पौधा तो मेरे हाथों का लगाया हुआ था ना, लेकिन ये बाजार का तो ना जाने कैसी कैसी दवाइयाँ उसमें छिड़कते होंगे। हाँ, और कहीं ऐसा ना हो उस दवाई वाले नीम को खाकर हमें कुछ हो ही जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब मैं ये सारा खाना यहाँ से हटा देती हूँ और बिना नीम के नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अब मैं समझ गई हूँ, इस लड़की को बात घुमाकर ही समझाया जा सकता है। अब देखना, अब हमें खाने को मिलेगी बिना नीम की रसोई। उस दिन सब घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि बड़े दिनों बाद उन्हें बिना नीम का खाना जो खाने को मिला था। गायत्री भी बड़ी खुश थी। अब वो सब बेफिक्र थे, लेकिन शाम को निधि जैसे ही रसोई में जाती है और दाल में नीम का छौंका, साथ में नीम के पापड़ और नीम की चटनी और चावल बनाकर ले आती है। फिर से नीम देखकर वो सब के सब अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। बहू, तू तो एक काम कर, तू तो मुझे चावल के साथ चीनी ही दे दे, मैं उसी में खा लूंगा।
आज मुझे समझ में आया बहू कि क्यों तेरे घर वाले तेरी विदाई पर रोने की बजाय जश्न मना रहे थे। आप मुझे कुछ भी बोलिए माँ जी, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ न बोलिए। आपको पता है मेरी माँ कितनी अच्छी है। उन्होंने मुझे विदा करते हुए क्या बोला था कि तूने हमें अपना अतरंगी खाना बहुत खिला दिया बेटी, अब तू जाकर अपने ससुराल वालों को अपना टैलेंट दिखा। वाह समधन जी, कितना बड़ा चूना लगाया तुमने हमें। अब और कितना कड़वा खाना खिलाओगी हमें? इतना कड़वा खाना खा खा कर हमारी जुबान भी कड़वी हो गई। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि परसों नैना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्हें भी कहीं ये नीम वाला खाना न खिला दे। नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ऐसा कर बेटा, तू कोई रेस्टोरेंट बुक कर ले, हम सब कहीं बाहर ही मिल लेंगे। फिर परसों वो सब लड़के वालों से मिलने जाते हैं, जहाँ नैना के चेहरे का ग्लो देखकर लड़के वाले उसके चेहरे से अपनी नजर हटा ही नहीं पाते। वाह वाह, क्या ग्लो है तेरे चेहरे में, एकदम चांद की तरह चमक रहा है। क्या खाती हो तुम? नीम के पत्ते आंटी जी, जब नीम पेट में जाएगा तो अपने आप चेहरा तो ग्लो करेगा ही। हाँ वो तो है, लेकिन कड़वा मुंह भी तो हो जाता है। अच्छा, वैसे हम ना हर बात पहले ही क्लियर कर दें। आजकल ना लोगों को बीमारियां होती हैं, लेकिन वो छिपा जाते हैं, जिस कारण आगे होने वाले बच्चों को भी ये दिक्कत होती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कल सब फैमिली वाले अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवाएं। हम सब भी अपना करवाएंगे। अगले दिन सब चेकअप के लिए अस्पताल जाते हैं, जहाँ उनका बीपी, शुगर और थायराइड सब नॉर्मल आता है। ये तो कमाल हो गया, हम सबकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई हैं। ये सब सिर्फ तुम्हारे नीम के पत्तों के कारण हुआ नहीं थी। जो काम डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया। देखा माँ जी, मेरी नीम की रसोई का कमाल। हाँ बहू, लेकिन हम रोज रोज ये नीम का खाना नहीं खा सकते। हफ्ते में 2 दिन ही खाएंगे, बाकी दिन तू सादा खाना ही बनाएगी, नहीं तो मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ आऊंगी। हाँ नहीं नहीं माँ जी, आप हफ्ते में 2 दिन खुशी खुशी नीम का खाना खाने को तैयार हो गए, यही मेरे लिए काफी है। उस दिन के बाद से अब वो सबकी पसंद के खाने का ध्यान रखती है। शादी के बाद रानी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ और जेठानी भी थे। रानी ने पैर मारकर चावल से भरा लोटा गिरा दिया, तभी सास ने कहा, बड़ी बहू जल्दी से ये चावल बटोर लो, अभी रानी बहू इन्हीं चावल की खिचड़ी बनाएगी। जी सासू माँ। जेठानी ने सारे चावल उठा लिए। ये सब देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है इन्हीं चावल से खिचड़ी बनाने की कोई परंपरा होती होगी इस घर में। घर के अंदर आते ही उसके पति विक्रम ने कहा, माँ मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो हम सबको भी लगी है, अब जल्दी से रानी से पहली रसोई की रस्म करा लेते हैं। बड़ी बहू, रानी को ये चावल दे दो, खिचड़ी बना लेगी। माँ जी, इतने कम चावल में सभी लोग खाना खा लेंगे? ये क्या कह रही है बहू, इन चावलों में कम से कम 3 बार खिचड़ी बनानी है तुझे। ये सब जानकर रानी बहुत हैरान हो गई। खैर, वो अपने ससुराल वालों की बात टाल तो सकती नहीं थी, और सीधी सादी भी बहुत थी, इसलिए उसने थोड़े से चावल में खिचड़ी बना दी। सभी लोगों ने सिर्फ गिनती के 2-2 चम्मच खिचड़ी खाए और सभी का पेट भर गया। मेरा पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। तुम दोनों भी जाओ, आज तुम दोनों की सुहागरात है, मुबारक हो। मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खा लिया, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ले लिए, फालतू का खर्चा हो गया। चलो मैं भी सोता हूँ, तुम सब भी सो जाओ, थक गए होंगे सब लोग। अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भैया भाभी, मैं भी जा रही हूँ सोने, मैंने भी बहुत खा लिया आज। ये सब देखकर रानी को बहुत अजीब लगा। खैर, वो अपने पति विक्रम के साथ कमरे में जाकर बातचीत करने लगी। विक्रम जी, पक्का बताइए, आप लोगों का पेट भर गया है ना, या फिर आप लोग मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहते थे इसलिए इतना थोड़ा सा खाना बनवाया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम लोगों का पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया है। मुझे पता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और नींद में ये सब बोल रही हो। खैर, दोनों की सुहाग रात हुई और सुबह रानी जल्दी उठकर बाथरूम में नहाने जाने लगी। तभी विक्रम की नींद खुली। उसने रानी का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर खींच लिया। कहाँ जा रही हो रानी? मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। पागल वागल हो क्या तुम? इतनी ठंड पड़ रही है और तुम नहाने जा रही हो? और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने नहाया होगा, शादी थी तुम्हारी। ऐसा करो, सिर्फ शौच कर लेना, बाकी कुछ भी मत करना। फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए इतनी ठंड में। अगर तुमने नहाया तो पूरे परिवार वाले पूरा घर सर पर उठा लेंगे। रानी अपने पति की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसे ये भी अजीब लगा। वो सिर्फ शौच करके बाहर आ गई। विक्रम उठा, उसने शौच भी नहीं किया और वही रात वाली शेरवानी फिर से पहन ली। ये क्या, आपने तो वही दूल्हे वाली शेरवानी फिर से पहन ली? 1 साल पैसा इकट्ठा करके मैंने ये शेरवानी बनवाई थी और सबको बहुत पसंद भी आई थी, तो मैं दूसरे कपड़े क्यों पहनूं? जब तक ये शेरवानी बर्बाद नहीं हो जाती, फट नहीं जाती, तब तक मैं सिर्फ यही पहनूंगा।
और तुम भी वही दुल्हन वाली साड़ी ही पहनोगी, और कुछ मत पहन लेना। खैर, रानी ने भी वही साड़ी पहन ली। दोनों लोग बाहर आ गए। तभी रानी ने अपनी सास को बोला, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ और कुछ नाश्ता करना हो तो बताइए, मैं वो भी बना देती हूँ। बहू, हमें बेफिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ता करने की क्या जरूरत है? अभी तो रात का खाना ही नहीं पच पाया है। ऐसा करो, हम सबके लिए एक एक चम्मच चाय बना दो। एक एक चम्मच चाय? एक एक चम्मच चाय से क्या हो जाएगा? लगता है हमारी बहू भी एक ही दिन में हमारे रंग में रंगने लगी है। एक एक चम्मच चाय शायद बहू को ज्यादा लग रही है। तो बहू ऐसा करना कि सिर्फ एक चम्मच चाय बना देना, हम सब लोग एक एक बूंद चाय पी लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं एक एक चम्मच ही चाय बना देती हूँ सबके लिए। रानी किचन में जाकर सबके लिए एक एक चम्मच चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते वो खुद से ही बातें करने लगी। मेरे ससुराल वाले तो कुछ ज्यादा ही कंजूस हैं। इतनी कंजूसी मैंने तो आज तक किसी फिल्म में भी नहीं देखी। बताओ, एक एक चम्मच चाय कौन पीता है? मैं तो इस घर में अभी नई नई आई हूँ, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये आखिर कब तक चलता रहेगा? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। कल रात भी सिर्फ मैंने 2 चम्मच खिचड़ी खाई थी। तभी किचन में उसकी ननद और जेठानी भी आ गए। अरे भाभी, इतनी देर हो गई, इतने में तो पूरे गांव की चाय बन जाती। देखो, चाय गर्म तो हो गई है। ननद जी, जब तक चाय अच्छी तरह से उबल ना जाए तब तक चाय पीने में मजा नहीं आता। इतने में जेठानी ने गैस बंद कर दी। देवरानी जी, चाय ज्यादा उबालने से क्या हो जाएगा? खौलते हुए चाय तो कोई पी नहीं पाएगा। ये तो ठंडी हो रही है, इस वजह से बस थोड़ा सा चाय का पानी गर्म हो जाए उतना ही काफी है, वरना हम लोग तो चाय को गैस पर पकाते ही नहीं है। रात में चाय पत्ती को पानी में घोल कर रख देते हैं और सुबह पी लेते हैं। ठंड की वजह से थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ता है। फालतू में गैस की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर रानी को कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा। खैर, सभी लोगों ने एक एक चम्मच चाय को 10 बार में खत्म किया। आप सभी लोगों ने अभी तक वही बारात वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों बहू, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? इतनी ठंड में दूसरे कपड़े क्यों पहने हम लोग? फालतू में पानी खर्च होगा, बिजली खर्च होगी। तेरे पति ने तुझे कुछ समझाया नहीं? जब तक ये कपड़े फट नहीं जाते तब तक हम लोग यही पहने रहेंगे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रानी को बहुत भूख लग रही थी। दोपहर के वक्त रानी ने अपनी सास को बोला, सासू माँ, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? बहू, अभी कल रात में ही तो पेट भर के खाया था, इतनी जल्दी खाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो मैं तुझे इस घर के नियम बता देती हूँ। हम लोग सिर्फ रात में खाना खाते हैं। और हाँ, घर की सभी लाइटें बंद करके सो जा। फालतू में बिजली खर्चा नहीं करनी चाहिए। रात में जब घर के सारे मर्द काम से लौट आएंगे तभी लाइट चालू करना और तभी खाना बनाना। खैर, रानी ने अपनी सास के कहने पर घर की सारी लाइटें बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो अंधेरे में रजाई के अंदर इधर से उधर करवटें बदलती रही। उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना जाने कौन से कंजूस खानदान में मेरी शादी तय कर दी। खैर, भूख से तड़पते हुए रानी भी सो गई। रात को जब उसका पति काम से वापस आया तब रानी को थोड़ी राहत मिली। वो अभी तक शेरवानी में ही था। अच्छा हुआ आप आ गए, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं सासू माँ से पूछकर खाना बना देती हूँ। अरे, इतनी ठंड में हाथ मुंह क्यों धोऊं मैं कहीं मजदूरी करने गया था क्या? फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। खैर, उसके बाद रानी भागकर अपनी सास के पास गई और खाने के बारे में पूछने लगी। बहू, ऐसा करना, एक आलू की सब्जी बना लो और एक रोटी बना लेना। सभी लोग एक एक 2-2 निवाले खा लेंगे और यही हर रात तुझे बनाना है। जहां अभी तक रानी भूख की वजह से तड़प रही थी, उसे लग रहा था कम से कम रात को भरपेट खाना मिलेगा। ये उम्मीद भी उसकी टूट गई। उसने सिर्फ एक रोटी और एक आलू की सब्जी बना दी। सभी एक एक निवाला खाकर डकार मारने लगे। ये सब देखकर रानी को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। फिर रात में 12 बजे चुपके से रानी अपने लिए किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसकी सास वहां पर आई और सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दिया और गुस्से से बोली, आज के बाद अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुझे भी उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तेरी वजह से आज इतना खाना बर्बाद हुआ है। जितना खाना 1 महीने में हम लोग खाते हैं उतना तू अकेले खाने जा रही थी। तो इस तरह रानी उस कंजूस ससुराल में फंस चुकी थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। हर रात सिर्फ एक निवाला खाकर रानी किसी तरह जिंदा थी। ना ही कोई नहाता था और ना ही कोई ढंग से खाना खाता था। अभी तक सभी लोग वही शादी वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि रानी तो बुरी तरह बीमार ही पड़ गई। पूरा ससुराल बीमार पड़ गया। किसी तरह विक्रम डॉक्टर को बुलाकर लाया। तब डॉक्टर ने कहा, मैंने आप सभी लोगों का चेकअप किया। आपके शरीर में ना हीमोग्लोबिन है ढंग से, ना ही प्रोटीन है,
और जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए होता है वो कुछ भी आप लोगों के शरीर में नहीं बचा है। बहुत सारी बीमारियों ने आप लोगों को घेर लिया है। आप लोगों को परिवार सहित 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। हर रोज नहाना पड़ेगा, जो हम खिलाएं वही खाना पड़ेगा। अब मजबूरी में पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन 2 महीने एडमिट रहने पर लाखों रुपए खर्च हो गए। जब सभी लोग ठीक होकर वापस घर लौटे तब उसके ससुर ने कहा, आज हमें अस्पताल में पूरा खाना खाकर पता चला कि इतना भी हम खाना खा सकते हैं। आज हम मौत से बचकर लौटे हैं। अस्पताल में हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया जितना हमारी पूरी जिंदगी में खर्च नहीं हुआ। इसीलिए आज के बाद हम सभी हर रोज नहाएंगे और पौष्टिक खाना खाएंगे। हमारी वजह से बहू का भी बुरा हाल हो गया। हमें माफ करना बहू। उस घटना के बाद उस परिवार की कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और रानी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।